नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रूबरू करेंगे बड़ी जानकारी से। देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के दौरे पर हैं सीएम धामी। दोपहर 2 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 3 बजे भी बहराइच में रोड शो करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। 8 प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो भाइयों बहनों, आपने संकल्प लेकर जाना है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई हो, देश के अंदर सीएए का कानून लागू हुआ हो, या 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई हो, या श्रावस्ती जिसका भगवान राम से एक अभिन्न रिश्ता नाता है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होना हो। ये सारे के सारे ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो वहीं आपको बता दें कि पर्वतीय समाज सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के दौरे पर हैं। दोपहर 2 बजे जौनपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। रोड शो भी करते नजर आएंगे। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। ये देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पर्वतीय समाज के लोगों के से भी यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आज मुख्यमंत्री लगातार कई रोड शो करेंगे, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए खुशबू, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और झांसी, जौनपुर, बहराइच और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। मैं इस समय बहराइच में हूं और अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और 3 बजे से उनका रोड शुरू होगा। पूरे बहराइच नगर में एक लंबा रोड शो उनका आयोजित किया गया है। और चूंकि यहां पर 13 मई को जो है लोकसभा का चुनाव है, आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो आज जब उत्तराखंड के सीएम यहां पर पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आनंद गौड़ है, उनके समर्थन में रोड शो करेंगे। उसको लेकर के यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य तैयारियां की है और दोपहर 3 बजे से रोड शो शुरू होगा और बहराइच नगर के विभिन्न जो मार्ग हैं उन पर ये जो है उसको गुजरेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आनंद गौड़, उनके समर्थन में ये जो है रोड शो आयोजित होगा। खुशबू, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बहराइच लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर इस बार हैट्रिक लगाने के लिए लगातार सभी जो दल है जोर आजमाइश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां 2014 और 2019 में जीत चुकी है और लगातार तीसरी बार वो जीतने के लिए अपना पुरजोर प्रयास कर रही है। और जो कांग्रेस पहले यहां 6 बार जीत चुकी है आजादी के बाद से, इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को तीसरी बार फिर से हैट्रिक लगा करके उसके रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहती है। और आज यहां पर भव्य रोड शो है, उसको लेकर के भव्य तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम किए गए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी पूरी तैयारियां की हैं। जी खुशबू। दिवाकर, सुरक्षा व्यवस्था का आपने जिक्र किया है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, इस लिहाज से किस तरह की वहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया है और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही है? देखिए खुशबू, उत्तराखंड के सीएम का चौपर यहाँ पर पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद सीधे वो पानी टंकी स्थित राजा गंगवल की कोठी है, वहां पर पहुंचेंगे। वहीं पर कार्यकर्ता सब एकत्रित हुए हैं। वहीं पर उनके रोड शो के लिए बाकायदा वाहन को तैयार किया गया है और वो जो फूलों से सजाया गया है वाहन, उसी पर मुख्यमंत्री जो है सवार होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस पर सवार होंगे। और कार्यकर्ताओं का हुजूम आज पूरे बहराइच नगर में जो है वो रोड शो करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल जो है बनाने की कोशिश करेंगे। उसको पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। रोड शो का बाकायदा रूट जो है वो निर्धारित किया गया है और हर जगह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जी दिवाकर, मुख्यमंत्री के साथ कोई बड़ा चेहरा भी है प्रत्याशी के अलावा इस रोड शो में?
देखिए फिलहाल जो जानकारी निकल करके आ रही है उस हिसाब से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़, यहाँ के जो बहराइच के सांसद हैं अक्षयवर्धन गौड़, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो उनके साथ रहेंगे और वही सब लोग जो है पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो में शामिल होंगे। क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, तो उसी को देखते हुए, समय सीमा को देखते हुए ये रूट निर्धारित किया गया है और शाम 3 बजे से जो है ये रोड शो शुरू होगा। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया दिवाकर पांडे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहराइच में भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर रोड शो करेंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर रोड शो करेंगे, जनता से रूबरू होंगे और यहां पर वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही पंजीकरण का आंकड़ा 23 लाख के पार हो गया है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की जयकारों के बीच तीनों धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए हैं। पहले दिन करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में 30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अब 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यहां पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण व्यवस्था देखने को मिली है। मैनेज करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार ने श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या तय की है, लेकिन केदारनाथ धाम में तय संख्या में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलने हैं और यात्रियों को ठहरना और उनकी व्यवस्थाओं में प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो ये 5 तस्वीर आपके सामने है। कपाट कल ही खुल गए थे। ढोल नगाड़ों का शोर भी आपको सुनाई दे रहा है, किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। केदारनाथ धाम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। और ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। ये भव्य तस्वीर अपने आप में भक्तों में जबरदस्त जोश भी देखा जा रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम, यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये तस्वीर अपने आप में इस भव्यता को दर्शाता है कि कितना ये अलौकिक तस्वीर है। अपने आप में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है, कपाट भी खोल दिए गए हैं। प्रशासन के लिए भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और यहाँ पर बड़ी चुनौती है अपने आप में कि प्रशासन को जो ये व्यवस्था है उसको मैनेज करने में क्या कुछ समय लग रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप थोड़ी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 10 तारीख से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम की यात्रा की शुरुआत के पहले ही दिन यदि बात करें तो केदारनाथ धाम में टोटल और सभी जगह में 60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। वहीं पर अपार भीड़ को देखते हुए प्रशासन को मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ की का अनुमान भी लगा पाना अपने आप में असंभव बड़ी बात थी। कोई यह अनुमान नहीं लगा पाया कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के जो श्रद्धालु वो लगातार उनके आने का सिलसिला जारी रहा था और वो लगातार केदारनाथ धाम के दर्शन करने आ रहे थे। और वही दुर्गम चढ़ाई होने के कारण लोगों में को काफी परेशानियों को भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन परेशानियों का सामना करते हुए श्रद्धालु लगातार केदारनाथ की पहाड़ी पर चढ़ाई करते हुए नजर आए। वहीं यदि बात करें तो पहले दिन की ही बात करें तो प्रशासन भी पहले दिन चुस्त दुरुस्त दिखी, लेकिन काफी संख्या में भीड़ होने के कारण प्रशासन की संख्या, पुलिस बलों की संख्या में कमी जरूर दिख रही थी।
लेकिन उन कमी के बावजूद भी वहां पर चारधाम की यात्रा में जो कहें कि अच्छे तरीके से ही यात्रा पूरी की गई। और शाम होता है ढलते ढलते जब आरती की बात की जाए तो आरती संध्या आरती के भी समय काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की वहां पर भीड़ थी। वहीं पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चारधाम की यात्रा में शिरकत करते हुए वहां पर आरती को किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम की यात्रा में यदि अव्यवस्था की बात की जाए तो बढ़ती भीड़ों को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन और शासन के द्वारा कोई भी बहुत अधिक सुचारू रूप से ढंग से काम नहीं किया गया था, क्योंकि वहां पर भीड़ के कारण क्या हुआ कि ना तो रहने की सही व्यवस्था मुझे व्यवस्थाएं की गई थी, ना तो यशराज, अपने आप में बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा लेने के लिए वहां पर बैठक बुलाए थे और यहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि भारी संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बावजूद इसके व्यवस्थाएं नहीं हुई, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं में थोड़ी तो कमी जरूर दिखाई दी, लेकिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए, क्योंकि पहले ही दिन श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा और इस भीड़ के कारण वहां पर अव्यवस्थाएं थोड़ी जरूर दिखाई दी। लेकिन यदि बात करें कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्था की, तो बहुत अधिक अव्यवस्था दिखाई नहीं दी। हाँ, शुरुआती दिनों में यह कह पाना मुश्किल, यह सोच पाना भी मुश्किल हो रहा था कि इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ पाएंगे और श्रद्धालु दर्शन करेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम का कपाट 12 तारीख से खुलने वाला है, तो जरूर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसी तरीके से भीड़ बद्रीनाथ धाम के कपाट में भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं इस धाम को कपाट उसके बाद यहाँ पर जो आज जो अव्यवस्था हुई उसको जरूर पूरा कर दिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में इस अव्यवस्था को समाप्त करने का काम किया जाएगा। जी यशराज, लेकिन अभी क्या कुछ तस्वीर है, अभी किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, भीड़ भी काफी देखी जा रही है, लेकिन इन श्रद्धालुओं को किस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है, क्या कुछ वहां पर अभी देख पा रहे हैं? प्रशासन किस तरह के वहां पर काम कर रहा है? जी बिल्कुल, यदि बात करें कि आज दूसरे दिन की, तो आज दूसरे दिन यानी 11 तारीख को लगातार वहां पर भीड़ भी बढ़ते जा रही है। और पहले भी यह बता दिया गया था जब रजिस्ट्रेशन की संख्या को देखा गया कि इस बार जो है पिछले बार के रिकॉर्ड को भी चारधाम तोड़ देगा। वहीं केदारनाथ धाम तो कई रिकॉर्डों को इस बार तोड़ देगा, क्योंकि केदारनाथ धाम में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। वहीं यदि बात करें इस बार की अव्यवस्था को अगले दिन यानी आज किस प्रकार से सुधारा गया, तो आज जरूर वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक दिखी, क्योंकि चढ़ाई करते समय लोगों को जो खड़ी चढ़ाई है, लोग जो नीचे से चढ़ाई कर रहे हैं यानी कि दूसरे राज्यों से आकर के चढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ दिखी। लगातार जगह जगह कैंप लगाया गया है, कैंप में खाने की व्यवस्था की गई है, गर्म पानी की व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करें तो दिन में 2 से 3 डिग्री तक तापमान रहता है, लेकिन रात होते ही तापमान माइनस में चला जाता है। तो इसी प्रकार से और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जगह जगह टेंट बना दिया गया, स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है, स्वास्थ्य उपचार के लिए काम किया जा रहा है। वहां पर यदि किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके निराकरण के लिए काम किया जा रहा है। और यदि मैं बताना चाहूँ कि नीचे से यदि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के बाद जो चढ़ाई करता है तो जरूर उसको पहले अपने हार्ट बीट की चेक करानी चाहिए और उसको पूर्णतः अपने साथ जो गर्म कपड़े हैं वो लेकर आने चाहिए। प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी अपनी मुस्तैदी अपना ख्याल रखना चाहिए। अपना ख्याल रखने के लिए वो गर्म कपड़े लेकर आए, पानी की समुचित व्यवस्था वो कर लें। लेकिन यदि व्यवस्था यहाँ पर नहीं उनके पास होती है तो शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। हाँ, पिछले बार से जरूर इस बार की चारधाम व्यवस्था में कुछ न कुछ जरूर सुधार देखा जा रहा है और उसको और प्रभावी ढंग से जो पिछले बार कुछ कमी रह गई थी उन कमियों को दूर करने का इस बार प्रयास किया जाएगा और कमी को दूर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया यशराज अनंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में व्यवस्था गड़बड़ दिखाई दी है। 22 लाख के पार पंजीकरण पहुंच चुका है, लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आप देख पा रहे किस तरह से पूरी तरह से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा के शुरुआत दौरे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों की तैनाती यात्रा के दौरान सरकार की ओर से की गई है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी असुविधा किसी श्रद्धालुओं को होती है तो उनकी मदद करें।
सबसे पहले तो चार धाम कपाट आज दर्शनार्थ के लिए खुले हैं। मैं आप सभी को जो है उसकी बधाई देती हूँ। और जहां तक सुविधाओं की बात है, सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए सभी सुविधाएं जो है वो अपनी चौंध के साथ में बहुत अच्छे तरीके से की हैं। प्रत्येक, चाहे हमारा पर्यटन है, परिवहन है, स्वास्थ्य विभाग है, हमारी जितनी भी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, सभी हमने व्यवस्थित की हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जिस प्रकार से रश इस टाइम पे होता है, कहीं पे अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या आती है तो अधिकारी जो हैं वहां पे तैनात हैं। और सभी अधिकारियों को ये निर्देशित भी कर दिया गया है कि वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करें, श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड आए, चार धाम के दर्शन करें और पुण्य लाभ। हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सत्य की जीत का पहला कदम बताया है। उन्होंने न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया है और आरोप लगाया है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, लेकिन देश में न्यायिक व्यवस्था भी है और आज ये सिद्ध हो गया है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि केजरीवाल की जमानत से लोकसभा चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा। ये सत्य की जीत की तरफ एक कदम है और ये बड़ी बात है। माननीय न्यायालय के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने समझा लोकतंत्र के अंदर आप सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन न्यायालय भी है जो न्याय देगा, ये सिद्ध हो गया। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर मसूरी विधानसभा प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। आगामी नगर पालिका के चुनाव के विभिन्न पदों के दावेदारों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने एकजुट होकर आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए काम करने का आह्वान भी किया है। इस दौरान रतन सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार लगातार देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। देखिए, आज मसूरी मंडल की यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है और निश्चित ही जो आगामी निकाय चुनाव होने हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर पार्टी की बैठक बुलाई गई है और जो वार्डों से दावेदार हैं उनके नाम मांगे गए हैं। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनके सुझाव भी यहाँ पे सुझाव लिए गए हैं, ताकि जो है यदि कहीं पर किसी का कोई सुझाव है जो पार्टी हित में है तो निश्चित ही उसको जो है मंडल जो है अपना जो है संज्ञान लेगा और जो भी दावेदारी यहाँ पे पेश करेगा उसको जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो है प्रदेश को भेजा जाएगा। और सबका मानना ये है कि दावेदार कोई भी कार्यकर्ता उसका हक है दावेदारी करने का, लेकिन एक बार जब पार्टी जो है किसी को टिकट दे दे तो सब एकजुट होकर जो है पार्टी के लिए काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से, चूँकि मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से इस मसूरी मंडल का प्रभारी हूँ, तो उस नाते से हर मंडल में आज इस समय हमारी बैठकें चल रही हैं पिछले 2 दिन से। उसी के निमित्त आज मसूरी मंडल की इस बैठक में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है नगर पालिका के चुनाव को लेकर। जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में मैं उत्साह देख रहा हूँ, वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से यहाँ मसूरी में जीत नहीं पा रही थी, कार्यकर्ताओं के ऊर्जा से और कार्यकर्ताओं के विश्वास से मैं कह सकता हूं कि इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी का यहां बोर्ड बनने जा रहा है। उत्तराखंड अपने भौगोलिक परिदृश्य में पहाड़ी और मैदानी इलाकों को समेटे हुए है, जहां एक तरफ पहाड़ी से लोग पलायन कर मैदानी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में पलायन का दर अन्य पहाड़ी जिलों से सबसे कम है। वहीं पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा है कि पलायन कम होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का विकास है। आगे उन्होंने कहा कि वो लगातार अपने क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं और जब तक सांस है तब तक वो विकास का कार्य करते रहेंगे। देखिए, काम तो कभी पूर्ण होते नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये मेरा जो टास्क है उसमें मैं उस पर लगा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गांव-गांव में सड़कें पहुँचें। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो है
सड़कें नहीं, अभी भी सड़कें नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आए दिन जो है मैं उसके संबंध में मैंने वार्ता भी की है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से बात करी है। इवन तो जो कई सड़कें हमारे यहाँ, मैं अपने प्रदेश के और देश की सरकार का जो है, भारत सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नगर निगम की ओर से रिस्पांस के किनारे स्थित 525 मकानों को नोटिस भेजा गया है। दरअसल निगम ने बताया है कि इन 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर 525 मकान बने हैं, जिन्हें हटाने की कार्यवाही की जानी है। फिलहाल नोटिस देकर इन लोगों का स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के गढ़वाल मंडल नगर निकाय चुनाव प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनके लिए सरकार की ओर से रहने का इंतजाम जरूर करना चाहिए। इसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं, कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहां तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है, तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं। आज शाम तक हम उसकी तामीली करा देंगे। कांग्रेस बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है, क्योंकि ये लोग अभी के नहीं है, ये कई सालों से बसे हुए हैं। और अगर सरकार जो है उनको उजाड़ने का काम कर रही है, तो कम से कम उनकी व्यवस्था करे कि उनको कहीं ना कहीं जगह दिलाकर जो सुनिश्चित करे या आवास आवंटित करे उन लोगों के लिए, और उनकी एक व्यवस्था करें। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।